हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। सो स्टूडेंट्स, आज कल की क्लास में हमने जैविक खाद किसे कहते हैं ये जाना, ठीक है। और जैविक खाद के प्रमुख प्रकार भी हमने पढ़े थे। तो उनमें से एक प्रकार का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो अभी हम कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैविक खाद क्या है बच्चों? पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष और खेतों पर उगाई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों आदि के विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। इसको जीवांश खाद और या फिर कार्बनिक खाद के नाम से भी जाना जाता है। और इससे भूमि की अवस्था में सुधार होता है, भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ती है भूमि की, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रकार पढ़ा था गोबर की खाद, ठीक है। तो गोबर की खाद के अंदर 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 0.8% फास्फोरस होता है, वे 0.5 से 1.9% पोटाश उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो गोबर की खाद क्या होती है बच्चों? गोबर की खाद पशुओं के मलमूत्र व बिछावन और उनके व चारे व दाने का मिश्रण होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरी खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या होती है बच्चों? कंपोस्ट खाद ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार की गई कंपोस्ट में 0.4 से 0.8% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 0.3 से 0.6% फास्फोरस होती है तथा उसके अंदर 0.7 से 1.0% उसके अंदर पोटाश पाई जाती है, ठीक है। तो कंपोस्ट खाद क्या होती है ये देख लेते हैं अभी हम। विभिन्न फसलों के अवशेष, सूखे डंठल, गन्ने की सूखी पत्तियों वे फसलों के अन्य अवशेषों को गड्ढों में सड़ाकर बनाई गई खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चे। विभिन्न फसलों के अवशेष, सूखे डंठल, गन्ने की सूखी पत्तियों व फसलों के अन्य अवशेषों को गड्ढे में सड़ाकर बनाई गई खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। ये कंपोस्ट खाद है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे बनती है? इन अवशिष्ट पदार्थों को गड्ढों में भर दिया जाता है और गड्ढे को भरने के पश्चात उसको मिट्टी से ढक देते हैं, ठीक है। गड्ढों में भरे, ये गच्चों में लिखा हुआ है बट ये गड्ढे हैं, ठीक है। गड्ढों में भरे अवशिष्ट पदार्थों के बीच बीच में भी मिट्टी की परतें डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से ना कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसा करने से गड्ढों में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन की क्रिया तीव्रता से होती रहती है और कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से प्राप्त व्यर्थ के कूड़ा करकट को एकत्रित करके किया जाता है और गड्ढों में भरते रहते हैं, ठीक है।
कंपोस्ट खाद बनाने की कई विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं बच्चों। कोयम्बटूर विधि भी होती है, इंदौर विधि और बेंगलुरु विधि भी होती है। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही इनफ था। ठीक है बच्चों, कि कंपोस्ट खाद क्या होती है और कैसे बनती है, उसके अंदर कितनी कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पाया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड प्रकार की खाद। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है बच्चे? केंचुआ खाद। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में कुल नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% होती है और फास्फोरस 0. ये इन्होंने 0.1 से 0.3% होती है। ठीक है, और पोटाश उसके अंदर 0.6 से 0.06 से 0.3% उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चे, अभी हम देखते हैं वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी जैविक खाद होती है जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी जैविक खाद होती है जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है और वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण में कास्टिंग, केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु, मल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, केंचुओं की सहायता से बनाई गई इस जैविक खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस प्रकार बनाई गई खाद की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टकरण कहलाती है। इस क्रिया में केंचुए मिट्टी को खाकर उसको मल के रूप में पाचन के उपरांत बाहर निकालते रहते हैं। इस क्रिया में क्या करते हैं केंचुए? मिट्टी को खाकर उसको मल के रूप में पाचन के उपरांत बाहर निकालते रहते हैं। ऐसा अनुमान है कि 2000 केंचुए 1 वर्ग मीटर जगह की मिट्टी को खाकर एक वर्ष में 100 मीट्रिक टन ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गया आपको केंचुए किस प्रकार खाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार बनती है। तो केंचुए मिट्टी को खाकर उसको मल के रूप में बाहर निकालते हैं पाचन के उपरांत। ठीक है, तो इस प्रकार बनी खाद वर्मी कंपोस्ट खाद कहलाती है। अभी हम 4th नंबर की खाद हमारी पढ़ेंगे, 4th प्रकार की। ठीक है, हरी खाद। ये यहाँ पे इन्होंने ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये 4th प्रकार की है हरी खाद। तो हरी खाद क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं बच्चों। जैविक खेती में हरी खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हरी खाद वाली फसलें, ठीक है, हरी खाद वाली फसलें होती हैं तो उन्हें भूमि के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, तो हरी खाद वाली फसलें भूमि में उगाकर कोमल अवस्था में बुआई के 30-35 दिन बाद गिराकर दबा दी जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इसका लाइन का मीनिंग यही है कि हरी खाद वाली कुछ फसलें होती हैं जिनको हम भूमि में उगाते हैं। ठीक है, भूमि में उगाने के 30-35 दिन के बाद उनको गिरा दिया जाता है और दबा दिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया इतना आपको? आगे चलते हैं। सड़ने और गलने के पश्चात, ठीक है, जब वो 30 से 35 दिन के बाद उनको गिराकर दबा दिया जाता है
तो उसके सड़ने और गलने के पश्चात इन फसलों से भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। सड़ने और गलने के पश्चात इन फसलों से भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है और भूमि में वायु संचार व पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये हरी खाद की फसल है बच्चों। ठीक है, सनई व देंचा प्रमुख हरी खाद की फसलें होती हैं। ठीक है, सनई और देंचा, इनकी पिक्स भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड की हुई है। अगर किसी भी बच्चे को ये फसलें देखनी होती हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। देंचा, इसको आई थिंक भाषा में ढेंचा भी बोलते हैं, शायद ढांचा या ढेंचा, इस तरह का कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रमुख फसल हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त गवार, मूंग, लोबिया आदि फसलें भी हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। हरी खाद उगाने से भूमि में नाइट्रोजन की भी वृद्धि होती है और नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग की गई फसल व पलटने की अवस्था पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन भूमि को प्राप्त होगी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, जो फसल हम प्रयोग कर रहे हैं उस पर और उसकी पलटने की अवस्था पर। ठीक है बच्चे, ऐसा अनुमान है कि हरी खाद की विभिन्न फसलों से 75 से 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि को प्राप्त होती है।